हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर आशीष सोनी, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बेहद ज़रूरी और एक कॉमन चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जब भी मार्केट में जाते हैं खाने पीने की सामान लेने के लिए, तो जब तेल लेने की बारी आती है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सोयाबीन, सरसों, तिल का तेल या मूंगफली का तेल या ऑलिव ऑयल, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे साथ में। और कच्ची घानी का तेल लें या फिर रिफाइंड ऑयल लें, कौन सा हम तेल लें ताकि हमारे जो स्वास्थ्य के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, तेल का सीधा सीधा संबंध हमारे हार्ट से होता है। तो चलिए इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये विषय हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, आइए हम इन फैक्ट्स को देखते हैं। WHO की रिसर्च में ये ज्ञात हुआ है कि 2020 तक दुनिया के 50% हृदय रोगी सिर्फ और सिर्फ भारत से होंगे। इंडिया की लेटेस्ट रिसर्च देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी रेट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हृदय रोगों द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं तेल यानी लिपिड्स हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स जो है वो लिपिड से ही होता है। 1 ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए लिपिड्स बहुत ज़रूरी हैं। बॉडी का तापमान नियंत्रण करने के लिए भी लिपिड्स का बहुत ज़रूरी है। और साथ ही विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, A, D, E एंड K, उनके एब्जॉर्प्शन में भी लिपिड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खाने में तेल की भूमिका को जानने से पहले हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर ही बनते हैं, जिसकी टोटल लिमिट 200 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा फैट को लिवर में ले जा करके मेटाबोलाइज करता है और एक्यूमुलेट नहीं होने देता है। और इसकी मात्रा जो है 40 मिलीग्राम % से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ब्रिस्क वॉक और एक्सरसाइज से बढ़ता भी है। LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो हमारे जो हार्ट की धमनियाँ होती है उसमें जाकर के ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है, एक प्लेक्यू बना देता है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जितने भी ऑयली मटेरियल होते हैं उनमें 3 तरह की फैट से होती है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। उसमें मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है। तो सैचुरेटेड फैट जो होती है वो हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाती है, और साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करती है। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक रहती है। जनरली ये एनिमल फैट्स में मिलती है और साथ ही प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बेकरी आइटम है, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इसमें प्रचुर मात्रा में रहती है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है और साथ ही जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाती है। तो हमें उसी तरह का तेल यूज़ में लेना चाहिए जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होती हैं। जनरली ये सरसों के तेल में, जैतून के तेल में, मूंगफली के तेल में और कैनोला ऑयल में ज़्यादा पाया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, साथ ही जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट की तुलना में ये कम फ़ायदेमंद रहता है और जनरली ये सोयाबीन के तेल में, सूर्यमुखी के तेल में पाया जाता है। अब हम भारत में कॉमन यूज़ होने वाले ऑयल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है मूंगफली का तेल, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है पॉली से ज़्यादा होता है। सोयाबीन के तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, जो कि लंबे समय तक यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कई तरह के एसिड्स भी निकलते हैं हमें पकाते समय, जो लंबे समय तक हमें काम में इसको नहीं लेना चाहिए। सरसों का तेल अगर खुजली वगैरह में, त्वचा पर बाह्य प्रयोग के लिए भी अच्छा माना जाता है। वही नारियल का तेल
सैचुरेटेड फैट इसमें ज़्यादा होती है और खाने में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अर्टिकेरिया और फंगल इन्फेक्शन इत्यादि चमड़ी की बीमारियों में इसका हम बाह्य प्रयोग कर सकते हैं। जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसे हम डीप फ्राई में काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट जो होता है वो कम होता है। कंपैरेटिवली ये तेल जो है वो दूसरे तेल से महंगा होता है, इसीलिए इंडियन कुकिंग में ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है। तिल तेल में वैसे तो तिल तेल में सैचुरेटेड फैट, मोनो और पॉली सैचुरेटेड फैट जो होती है, अनसैचुरेटेड फैट जो होती है वो बराबर लगभग मात्रा में होती है। इसी कारण से शायद आयुर्वेद में इसी तेल को सबसे अच्छा बताया गया है। सनफ्लावर ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट मोनो से ज़्यादा होने के कारण इसे भी लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। इस ग्राफ की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के तेलों में फैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से समझ सकते हैं। अब हम घी की बात करते हैं। घी में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होने से जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है उन्हें घी का यूज़ लगभग नहीं करना चाहिए। इससे हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन घी की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा भी होती है। आयुर्वेद में गाय के घी को रसायन यानी रिजुविनेशन के लिए बताया गया है। घी के गुणों में लिखा गया है संस्कारो ही गुणा अंतर्धानम। इसका मतलब है कि घी जब किसी औषधि से मिलता है तो उसके गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दूध में घी का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया गया है। आयुर्वेद में अनेक औषधियाँ होती है जो घी की सहायता से बनाई जाती है, जैसे कि शतावरी घृत, ब्राह्मी घृत, त्रिफला घृत इत्यादि, जिनका मेडिसिनल यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तेल और घी की प्रायोगिक मात्रा यानी रिकमेंडेड डाइट अलाउंसेस शारीरिक क्षमता यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करती है। यानी हम जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ही हम आसानी से तेल और घी को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। टोटल कैलोरी की 30 से 40% कैलोरी जो है हमारे फैट से आती है। यानी कि हम एक नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको 2000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है, तो 500 से 600 किलो कैलोरीज उसे लिपिड से प्राप्त हो सकती है। इसमें चाहे वो आइसक्रीम से हो, चाहे मिल्क से हो, चाहे ऑयल से हो, चाहे घी से हो, या बिस्किट से हो, पेस्ट्री से हो, केक से हो, किसी से भी ये हो सकती है। अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं। हमें कोई भी तेल को लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। एक फिक्स इंटरवल के बाद उस तेल को बदला जाना चाहिए। सब्जी इत्यादि बनाने के लिए हम मूंगफली का, सरसों का या तिल का या सोयाबीन का तेल काम में ले सकते हैं। और जब डीप फ्राई हमें कुछ करना हो तो सूर्यमुखी, मूंगफली या सोयाबीन का तेल काम में ले सकते हैं। सलाद ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर माना जाता है। रिफाइंड तेल कच्ची घानी के तेल से कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि रिफाइनिंग के समय केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू उसके न्यूट्रिशन पावर जो है वो कम हो जाती है और साथ ही उसके कलर और सुगंध इत्यादि गुण उसमें आ जाते हैं और जो तेल है मोर स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब भी कच्ची घानी का तेल अगर वो प्योर हमें मिले तो सबसे बेस्ट माना जाता है। उसमें सारे न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसकी एज इट इज़ रहती है और वो हमारे शरीर में कम नुकसानदायक रहता है। तो जब भी हम मार्केट से ऑयल, घी या भुजिया, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम इत्यादि मटेरियल जब लाते हैं तो उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं। उसे हमें ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के फैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि उसमें किस तरह की फैट्स कितनी % है और हमारे लिए वो कितनी घातक है। इसमें आप देख सकते हैं सैचुरेटेड फैट जो है 65% है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें ज़रूर नोट करना चाहिए। कभी भी हमें तेल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए भोजन इत्यादि बनाने के लिए, क्योंकि बार बार गर्म करने से तेल के अंदर कई तरह के विष उत्पन्न हो जाते हैं और ट्रांस फैट्स जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक रहता है। दोस्तों, जब भी YouTube पर हम स्वास्थ्य संबंधित, बीमारी से संबंधित या कोई ट्रीटमेंट से संबंधित जब वीडियो देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसके क्या फैक्ट्स हैं।
या तो वो किसी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है या उसके ऊपर कोई शोध पत्र हुआ या किसी मेडिकल की बुक में लिखा है। तो इनको जाने बगैर हमें जो भी ये इस तरह के वीडियोस आते हैं उनका फॉलो नहीं करना चाहिए। सारे तथ्यों को जानकर ही हमें इस तरह के वीडियोस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ बने रहें और हम जो भी बीमारी के बारे में समझें वो एकदम सटीक रहे। तो मैं जितने भी वीडियो लेकर के आता हूं दोस्तों, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है जिससे आप उसकी डिटेल्स जान सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए जानना। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले।